एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस। हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली अभी हम सीटेट की बात करेंगे क्योंकि सीटेट ही है जो सबसे पास है, जो जब भी होने वाला है जुलाई में। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया क्या होता है? पहले तो आपको ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स याद हैं तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, आपको कुछ ही सेकंड्स लगेंगे। डिसलेक्सिया जो होता है वो होता है रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर, जब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ पढ़ी नहीं जाती बच्चे से, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो बच्चे को जो अधिगम क्षमता है उसको अधिगम में प्रॉब्लम होती है, किसमें? मोटर स्किल्स में। जब वो अपने मसल्स पे काबू नहीं रख पाता तो वो क्या होता है? वो होता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, नो। वेरी एक्टिव और हैव लो IQ, ऐसा भी नहीं है। कैन नॉट लर्न एनीथिंग, ये भी नहीं है। वो लर्न कर पाते हैं। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर होगा डी, मतलब उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ एस्पेक्ट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे। उनको लर्निंग डिसेबिलिटी जरूर है, बट वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 00 होगा और वो कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो भी कुछ एस्पेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अगर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये कह रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है इन सभी कारणों से, बस एक कारण नहीं है। फर्स्ट है सेरिब्रल डिसफंक्शन। ये क्या है? ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि सेरिब्रल डिसफंक्शन जो है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड, जब हमारा माइंड जो है वो क्या करता है, वो डिसफंक्शन करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी होती हैं, बिहेवियर से भी होती हैं, और कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल कोई फैक्टर नहीं है, कल्चर किसी का कोई फैक्टर नहीं है जो कोई किसी टाइप की डिसेबिलिटी को पैदा करे। मतलब कोई भी अक्षमता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लर्निंग को लेके, तो कल्चर उसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है उसका, तो इसलिए इसका आंसर होगा कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट, the best way, especially at primary level, to address the learning difficulties of student is to use। कह रहे हैं जो बेस्ट वे है प्राइमरी लेवल पे क्या करने का, लर्निंग डिफ़िकल्टी को, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें एड्रेस करने का। तो कैसे उनको एड्रेस किया जाए, कैसे उनको प्रॉपर मैनेज किया जाए? फर्स्ट ऑप्शन है वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सूटेड टू द डिसेबिलिटी। एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी सपोर्ट मटेरियल्स, मतलब उन्हें महंगे महंगे सपोर्ट मटेरियल्स दिए जाएं, ऐसा भी नहीं है। ईजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक्स, नो। स्टोरी टेलिंग मेथड्स, नो। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, मतलब अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स। देखो, टीचिंग मेथड, टीचिंग जो मेथड होता है, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? उस बच्चे को उस टाइप से पढ़ाया जाए, उस मेथड का यूज़ किया जाए उस बच्चे के साथ जो उसे सूट करे उसकी डिसेबिलिटी के साथ। अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, उसको वो पढ़ नहीं पाता चीज़ों को, उसको डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया इज लाइक रीडिंग डिसऑर्डर, उसको रीडिंग डिसऑर्डर है, तो क्या करना चाहिए? उसके साथ कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि वो सही से पढ़ पाए। मतलब अगर उसे बोर्ड का नहीं दिख रहा है तो उसे आगे वाली बेंच पे बैठाएं। अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो शांत माहौल में थोड़ा साफ क्लियर बोलें। तो ये सब क्या होंगे? मेथड्स होंगे जो उस बच्चे के साथ सूट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट। एबिलिटी टू राइट मतलब लिखना जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, जो लिखने की जो क्षमता है उसमें डेफिशिएंसी है, कमी है। एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग, मतलब हैंड राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये किसका सिम्टम हो सकता है? मैंने आपको बताया था, ये होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया क्या होता है? जब मैथ्स को लेकर प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में, कैलकुलिया से। डिस्प्लेक्सिया क्या होता है? अभी बताया था, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स, जब मसल्स पे काबू नहीं रहता। डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट,
Which one of the following behaviors is an identifier of a child with learning disability? ये कह रहे हैं कि ये चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आप किसको देख के बता सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, नहीं। अगर उसके बार बार एकदम से मूड चेंज हो जाता है, कभी बच्चा गुस्सा हो जाता है, कभी हंसने लगता है, नहीं, ये कोई उसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। एब्यूसिव बिहेवियर, बच्चा बहुत एब्यूसिव है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, झगड़ा करता है, नहीं। लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, नहीं। लो अटेंशन स्पैन मतलब उसका अटेंशन कम देता है वो चीज़ों पे और उस फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राइटिंग BSD, उसने B को D लिखा, वॉज को उसने 100 लिखा, 21 को उसने 12 लिखा, तो ये क्या होगा, उसका लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज एन अनरियलिस्टिक गोल। ये कह रहे हैं उन बच्चों का, जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ पैदा हुए हैं, उन बच्चों का इंक्लूजन करना, उनको समावेश करना, क्लास में सब बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ये क्या एक अनरियलिस्टिक गोल है, मतलब इसको पूरा नहीं करा जा सकता, एक ऐसा गोल है ये। इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, या उन बच्चों के लिए हानिकारक है जिन बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं है। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स, नहीं। तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन 4। रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग, मतलब अगर बच्चों का इंक्लूजन है तो थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज करना है, नज़रिए में चेंज करना है, कंटेंट में थोड़ा सा चेंज करना है, और अप्रोच में, पढ़ाने की अप्रोच में चेंज करना होगा। अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5 विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, एक बच्चा है जो 5th ग्रेड में है, 5th क्लास में है, उसको क्या है, विजुअल डेफिशिएंसी है, उसे देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, एक्सक्यूज टू डू अ लोअर वर्क ऑफ लोअर लेवल ऑफ वर्क, मतलब उसको काम करने में थोड़ी छूट दे दी जाए, उसे थोड़ा कम काम कराया जाए। हेल्प विद हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मतलब उसको क्या हो, हेल्प मिले पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से काम करने में, रूटीन में। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो CDs, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, नहीं। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन A, B और D। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलती है कि सब बच्चे एक जैसे हैं, सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, तो यहीं से हमें समझ आ गई बात कि ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम, और उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाए, वो भी कैसे, ऑडियो CDs की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, ये कह रहे हैं कि सभी डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, उस एक को छोड़ के। ऑटिज्म, हाँ मैंने आपको बताया था ऑटिज्म क्या है, एक टाइप से डिसऑर्डर है। सेरिब्रल पाल्सी, हाँ ये भी एक डिसऑर्डर है, मतलब दिमाग का थोड़ा ठीक काम नहीं करना। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यही आंसर है, ऑप्शन C। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं ADHD, ये क्या है, ये भी एक डिसऑर्डर है, तो आंसर क्या होगा, आंसर 3, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। किसी भी चीज़ के बाद जो स्ट्रेस लेते हैं, किसी कुछ गलत काम हो गया उसके बाद स्ट्रेस लेना, वो क्या होगा, ये किसी टाइप का डिसऑर्डर नहीं है, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। ये करने की वजह से कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाए वो अलग बात है, बट ये नॉर्मली कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्या डिसऑर्डर नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं। देखिए एग्ज़ाम में इससे ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में बहुत ही आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा या सुना ही नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर देंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट दे देंगे, मतलब जैसे कि डिसलेक्सिया पिछली बार पूछ लिया तो इस बार डिस्ग्राफिया पूछ लेंगे या फिर कुछ और पूछ लेंगे, बट क्वेश्चंस जो से होते हैं वो निकलते यहीं से। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन का तरीका समझिए कि एग्जामिनर जो है, जहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है, जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का है, जो पेपर बनाया जा रहा है वो किस थिंकिंग के साथ बनाया जा रहा है, क्या ट्विस्ट डाल सकता है एग्जामिनर। बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है और आपको ये चीज़ें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगी और आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा उनको, बस थोड़ा समझिए, क्योंकि CTET जो है इज़ ऑल अबाउट पैडागोजी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि CTET पूरा जो है पैडागोजी से रिलेटेड है। अगर आपकी पैडागोजी अच्छी है,
मतलब आप सोच पाते हैं, थिंकिंग आपकी अच्छी है, और वो थिंकिंग भी तभी क्रिएट होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्रस्ट मी, आप सिर्फ अपनी पैडागोजी के बेस पे ही अपना पेपर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सीटेट तो इज़ ऑल अबाउट पैडागोजी, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप बच्चों को लेकर किस टाइप का सोचते हैं, उनको पढ़ाने को लेकर क्या आपकी थिंकिंग है। सीटेट बस ये जानना चाहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए आज के, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।